Hi and welcome back to NSM Robotics. So in today's video, we are going to derive the inverse kinematic solution of this 4 degree of freedom Iscara manipulator. ठीक है, so ये जो manipulator है, ये एक generalized Iscara manipulator है. इसका मतलब है कि ये जो link length है R, M, S and K, ठीक है, along with this prismatic degree of freedom marked by D3, इन सब की वैल्यूज़ को आप वेरी कर सकते हो, ठीक है. और डिफरेंट क्लास ऑफ मैनिपुलेटर्स के लिए यू कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन. सो हम इस मैनिपुलेटर की ऑलरेडी लेक्चर 36 में फॉरवर्ड काइनेमेटिक सॉल्यूशन को डिराइव कर चुके हैं, ठीक है. सो अगर आपको इसकी फ्रेम असाइनमेंट देखनी है, हमने डीएच एल्गोरिदम को कैसे यूज़ करा था वो देखना है, और इसकी एक्चुअल डेरिवेशन देखनी है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की, सो यू रेफर दी लेक्चर 36 ऑफ रोबोटिक्स 101 प्लेलिस्ट. वहाँ पे हमने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करा है. तो यहाँ पे हम इसकी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स पे ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, और वी विल जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग दी already derived forward kinematics model and we will solve it for the inverse kinematic solution. So जैसे कि लेक्चर 36 में हमने इस पर्टिकुलर इसकारा रोबोट के लिए हमारा जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था, जिसको हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, सो इस पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू हमने वहाँ पे कैलकुलेट करी थी, ठीक है. सो दिस वाज derived in lecture 36. Now we are given the position and orientation of the end effector. सो हमें इस क्वेश्चन में पोजीशन एंड ओरिएंटेशन डेटा एंड इफेक्टर का गिवन है, जिसको हमें मैट्रिक्स सी बोला है. सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स. ये जो एंड इफेक्टर है, एंड इफेक्टर का पोजीशन एंड ओरिएंटेशन with respect to the origin of the base frame is given by the configuration matrix C, where ये जो configuration matrix C है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने जनरल टर्म्स में डिफाइन किया है. तो ये R11, R12, इसी तरीके से ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन के मैट्रिक्स हैं, ठीक. सो यू हैव टू नाउ डिराइव द इनवर्स किनेमैटिक सॉल्यूशन ऑफ दिस इसकारा रोबोट. सो इनवर्स किनेमैटिक्स में हमको क्या करना पड़ता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स है, गिवन कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स, जस्ट इक्वेट इट टू द फॉरवर्ड किनेमैटिक्स ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ये जो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, इसको हमें इक्वेट करना है कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स के, एंड देन यू हैव टू कंपेयर द एलिमेंट्स वन बाय वन. तो सबसे पहले मैं दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करके लिख देता हूँ. ओके, सो हमने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मैट्रिक्स को अपनी कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स से इक्वेट करके यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट जॉइंट वेरिएबल्स, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे बोलते हैं, उन सब की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है. तो जो अपना फर्स्ट स्टेप है, इसमें सबसे पहले हम करेंगे जो एलिमेंट 3,4 है, उसको हम इक्वेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मैट्रिक्स. सो इक्वेटिंग द एलिमेंट 3,4 on both the sides. ऐसा हमने इसलिए कराया बिकॉज ये वाली जो टर्म है R माइनस के माइनस D3, ये हो जाएगी अपनी R34 के इक्वल, ठीक है. सो R माइनस के माइनस D3 दैट इज इक्वल टू R34. लेट इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1. अब जो हमारी इक्वेशन 1 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उसको देखो. R क्या है, लिंक लेंथ है. K क्या है, लिंक लेंथ है. सो R भी पता है हमको, K भी पता है. D3 क्या है, D3 है हमारी प्रिज्मेटिक जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी ये एक जॉइंट वेरिएबल है. सो इसको हमें कैलकुलेट करना है. ऑल्सो जो R34 है, दिस इज ऑल्सो नोन टू अस. ये हमारी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन डेटा में से एक पॉइंट है, ठीक है. सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स. दिस इज नोन टू अस, दिस इज नोन टू अस एंड दिस इज नोन टू अस. ओनली जॉइंट वेरिएबल दैट वी कैन फाइंड इज D3. तो सिंपल एल्जेब्रा है, यहाँ से D3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D3 है प्रिज्मेटिक जॉइंट की एक्चुएशन की डिस्टेंस, यानी कि अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है. सो D3 इज इक्वल टू R माइनस के माइनस R34. सो सबसे पहले हमने अपनी जो एक जॉइंट वेरिएबल है उसको कैलकुलेट कर लिया है. ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ. सो स्टेप 2 में हम करेंगे जो हमारा एलिमेंट है 1,4 एंड 2,4, उसको कंपेयर करेंगे बोथ द साइड्स में.
So we will just comparing and writing the element. So comparing element 1,4, ये जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है इसको कंपेयर करेंगे बोथ द साइड्स, एंड जो हमारा 2,4 है उसको कंपेयर करेंगे ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द अबव मैट्रिक्स इक्वेशन। सो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो स्टेप को देखते रहना। सो जब मैं एलिमेंट 1,4 को कंपेयर करूँगा, सो 1,4 कौन सा है, दिस इज एलिमेंट 1,4 R14। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस टर्म यानी MC1 प्लस SC12, ठीक। सो यहाँ से हमने एलिमेंट 1,4 को कंपेयर करा, m टाइम्स cos ऑफ थीटा 1 प्लस s टाइम्स C12 cos of थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज इक्वल टू R14। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2, ठीक है, ये वाला। और जो 2,4 है, सो दिस इज एलिमेंट 2,4, इसको कंपेयर करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। सो यहाँ से मैं से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सो दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स S1 प्लस s टाइम्स S12 एंड दैट इज इक्वल टू R24। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे ये जो m और s है ना, ये अपनी लिंक लेंथ है, ठीक है, जो आपको डायग्राम से देखनी पड़ेगी। सो ये जो अपना r है, ठीक, ये r लिंक लेंथ है, m भी लिंक लेंथ है, s भी लिंक लेंथ है और k भी लिंक लेंथ है। d3 थी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एक जॉइंट वेरिएबल जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक। सो r, m, s और k ये लिंक लेंथ हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं, क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ठीक है। सो इसको याद रखना, ठीक है। सो अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अभी इसको आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व इट। सो सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर और ऐड करोगे दोनों को। सो लेट मी राइट इट। सो इसको हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी। सो ये हो जाएगा MC1 प्लस SC12 पूरी टर्म का स्क्वायर प्लस MS1 m टाइम्स S1 प्लस s टाइम्स S12 ये पूरी टर्म का स्क्वायर, और इसके राइट हैंड साइड पे हो जाएगा R14 स्क्वायर प्लस R24 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। सो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, सो ये हो जाएगा m स्क्वायर C1 स्क्वायर। मैं सारे स्टेप लिख दे रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये स्टेप कहाँ से आ गया, ठीक। सो ये टाइम टेकिंग होगा, सो प्लीज़ बी पेशेंट। सो हो जाएगा m स्क्वायर C1 स्क्वायर, सेकेंड हो जाएगी S स्क्वायर C12 स्क्वायर प्लस 2MS C1 C12, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया 2a एंड b, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो ब्रैकेट है इसका स्क्वायर करोगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर S1 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर S12 स्क्वायर प्लस 2MS देन S1 मल्टीप्लाइड बाय S12, ठीक। ये S है यहाँ पे, दिस इज S, समझ आया। और इसका जो राइट हैंड साइड होगा वो हो जाएगा R14 स्क्वायर प्लस R24 स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कॉमन आएंगी, उनको एक साथ कर लेना है, तो मैं डिफरेंट कलर में मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो m स्क्वायर C1 स्क्वायर है, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो m स्क्वायर S1 स्क्वायर है, जब ये दोनों टर्म्स एक साथ आएंगी, सो जब आप m स्क्वायर और m स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे, मैं बता देता हूँ, m स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा C1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा S1 स्क्वायर, ठीक है। और C1 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक। सो इन दोनों टर्म्स को जब आप करोगे, सो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा m स्क्वायर, ठीक। सो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, लेट मी जस्ट डायरेक्टली राइट इट, ठीक है। सो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके क्या बनाएगी, ये बनाएगी m स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हमको क्या करना है, ये वाली जो टर्म है S स्क्वायर C12 स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म S स्क्वायर S12 स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या लोगे, S स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 स्क्वायर।
C12 होल स्क्वायर प्लस S12 होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एस स्क्वायर, ठीक है। सो इसको दोबारा से रिपीट करने की जगह लेट मी जस्ट डायरेक्टली राइट दिस आंसर, ठीक है। सो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके बनेगी प्लस एस स्क्वायर। सो ये हो जाएगा, ये था हमारा एम स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके बनेगी प्लस एस स्क्वायर। इसके बाद देखो, अब ये जो टर्म बची, एक ये टर्म बची और एक ये टर्म बची, इसमें क्या क्या कॉमन है वो आप बाहर ले लो। सो 2ms इसमें भी आ रहा है और 2ms इसमें भी आ रहा है, ठीक है। सो हमने क्या करा, हमने 2ms को कॉमन निकाल लिया। सो 2ms तो हमारा बाहर आ गया। पैरेंथेसिस के अंदर बचेगा C1 प्लस यहाँ से बचेगा S1 और S12। तो ये है हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। और इसके राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म एज इट इज कॉपी। सो R14 स्क्वायर प्लस R24 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से दोबारा लिख लेना एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2ms। अब ये देखो C12 प्लस S12, ठीक है। सो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि अगर मैं सिंपली लिखूँ, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक। सो कॉस ऑफ ए क्या है, ए है θ1 यानी कि θ1 माइनस बी क्या है θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2, ठीक है। ये मैं रफ में समझा रहा हूँ। सो दिस इज कॉस θ1 माइनस θ1, सो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस θ2। कॉस ऑफ एंगल, जहाँ पे एंगल नेगेटिव के साथ है, यानी कॉस ऑफ माइनस θ2 दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ θ2। तो इसको मैं C2 लिख सकता हूँ, ठीक। सो यहाँ पे दोबारा से इतने सारे स्टेप नहीं लिख सकता मैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया कॉस ऑफ θ2, ठीक है। इसी टाइप की एक इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व करी है अपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स में, ठीक। सो ये जो टर्म थी दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ θ2, C2 के बराबर आ जाएगी ये, ठीक। और इसके राइट हैंड साइड पे ये वाली टर्म है R14 स्क्वायर प्लस R24 स्क्वायर, ठीक। सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ रही है जहाँ से हम C2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देखो m की वैल्यू पता है, s की वैल्यू भी हमें पता है, यहाँ पर m भी पता है, s भी पता है, ओनली C2 है हमारा वेरिएबल जो हमें नहीं पता है। R14 की वैल्यू भी पता है और R24 की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स जो कि गिवन होता है। तो यहाँ से हम C2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 2ms मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ θ2 इज इक्वल टू R14 स्क्वायर प्लस R24 स्क्वायर माइनस ये वाली दो टर्म्स इस साइड आ जाएंगी। सो हो जाएगा माइनस m स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, ठीक। सो यहाँ से आई कैन जस्ट एक्सप्रेस कॉस ऑफ θ2 टू बी इक्वल टू R14 स्क्वायर प्लस R24 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय 2ms जो m और s हैं ये लिंक लेंथ है जो मैंने आपको शो किया था, ठीक। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ θ2। सो यहाँ से मैं इसको मार्क कर देता हूँ। सो नाउ वंस हमारे पास कॉस ऑफ θ2 की वैल्यू आ गई, सो यहाँ से जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में करा है, साइन ऑफ θ2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस C2 स्क्वायर। यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी फॉर दी साइन ऑफ θ2 बिकॉज हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक। सो अभी हमने C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, S2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो यहाँ से हम θ2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से हम θ2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दी a tan 2 फंक्शन। सो θ2 विल बी इक्वल टू a tan 2। सबसे पहले पुट करेंगे S2 वाला जो कंपोनेंट है, उसके बाद पुट करेंगे C2 वाला कंपोनेंट, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी विल बी एबल टू गेट टू वैल्यूज ऑफ θ2, वन फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन θ2, अदर फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइन θ2, ठीक है। सो अगर मैं इसको लिख के बता दूं, सो जो θ2 की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू a tan 2
पहले हम प्लस वाली साइन की वैल्यू लेंगे प्लस S2 और यहाँ पे होगा C2 और जो दूसरी वैल्यू होगी थीटा 2 की जिसको हम थीटा 2 प्राइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 8 n2। यहाँ पे जो साइन की माइनस वाली वैल्यू आएगी -S2 कॉमा C2 यानी कि थीटा 2 की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, सो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम आग कर सकते हैं रेड कलर में। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ थीटा 2 विच इज द जॉइंट वेरिएबल। सो अभी तक हमने D3 निकाल लिया है और थीटा 2 कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास दो और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचती हैं, यानी थीटा 1 बचता है और थीटा 4 बचता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। सो नाउ अब हम अपने स्टेप 3 पे आ जा रहे हैं। सो यहाँ से हम थीटा 1 को कैलकुलेट करेंगे। सो अभी हम दोबारा से कंपेयर करेंगे एलिमेंट को 1,4 को और 2,4 को ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, पिछले स्टेप में भी यही करा था, अभी भी यही करेंगे, बट दिस टाइम डिफरेंस क्या है, द वैल्यू ऑफ थीटा 2 इज नाउ नोन टू अस बिकॉज प्रीवियस स्टेप में हमने थीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। सो अभी जितने भी थीटा 2 होंगे उनको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो अगेन कंपेयरिंग द एलिमेंट्स 1,4 एंड 2,4। सो ये हो गया 1,4, दिस इज इक्वल टू दिस, और इसको हमने बोला था दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा। सिमिलरली 2,4 क्या था, ये जो 2,4 है दिस थिंग इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इसको हमने बोला था इक्वेशन नंबर 3 जो कि है यहाँ से। ठीक, सो इसको मैं यहीं से रिजल्ट को कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को दोबारा से रीराइट कर दिया है। ठीक है, सो इस बार हमको क्या करना है, इस बार ये जो कॉस वाली टर्म है C12 और जो साइन वाली टर्म है S12, इनको हमें यूजिंग दी फॉर्मूला इनको हमें एक्सपेंड करना है। हम इसे एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वहां से हम कॉस थीटा 2 और साइन थीटा 2 की टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, बिकॉज दिस टाइम वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड द वैल्यू ऑफ थीटा 2। देयरफॉर C2 एंड S2 को अलग करके हम उनको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे हैं, और जो अपना C1 और S1 होगा वहां से हम C1 और S1 की वैल्यूज फाइंड करेंगे और थीटा 1 कंप्यूट करेंगे। ठीक, सो अब हम अपने स्टेप को करते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट इट स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले वी अगेन राइट इक्वेशन 2। सो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को अगर मैं दोबारा से लिखूँ सो दैट विल बी इक्वल टू MC1 प्लस SC12 इक्वल टू R14। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्सपेंड दिस, मतलब यहाँ पे जो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो हो जाएगा M टाइम्स C1 प्लस S टाइम्स C12 का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा C1 C2 माइनस S1 S2 माइनस S1 S2 इज इक्वल टू R14। ठीक, अब क्या करना है, थीटा 1 की टर्म्स को सेपरेट कर लेना है। सो हो गया M टाइम्स C1 प्लस S टाइम्स C1 C2 माइनस S टाइम्स S1 S2 इज इक्वल टू R14। ठीक, अब ये जो C1 वाली टर्म है C1 और ये C1, इसमें से C1 को हमें कॉमन लेके सेपरेट आउट कर लेना है C1। ठीक, ये हम ऑलरेडी 2-3 बार यही प्रोसीजर रिपीट कर चुके हैं। सो बचेगा क्या पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ से बचेगा M और यहाँ पे क्या लेफ्ट ओवर है, C1 तो चला गया, यहाँ पे बचा S टाइम्स C2 माइनस यहाँ से S1 वाली टर्म को हमने सेपरेट कर दिया बिकॉज ये वेरिएबल है, थीटा 1 हमें नहीं पता है बट थीटा 2 तो हमें पता है ना। सो थीटा 2 को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। लेफ्ट ओवर रह गया S टाइम्स S2 एंड दैट इज इक्वल टू R14। ठीक है, सो ये हमने इस टाइप की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत बार सॉल्व कर ली है इनवर्स काइनेमेटिक्स में। ये वही है जो हम यूज़ करते, जो हमने एक बार करा था L1 प्लस L2 C2। ठीक है, फिर हमने इसको बोला था K1, उसके बाद ये था L2 S2, इसको हमने बोल दिया था K2 और इसको बोल दिया था K3। ठीक है, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं, स्किप नहीं करा है, सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे दोबारा से मैं 2-3 बार ऑलरेडी इन इक्वेशन को सॉल्व करा चुका हूँ। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखूंगा इनका। ठीक है,
सो ये जो इक्वेशन आ गई हमारी, इसको हमने बोल दिया लेट अस कॉल इट इक्वेशन। अभी तक हम कितनी इक्वेशन यूज़ कर चुके हैं? सो अभी तक हम लोग इक्वेशन 3 तक यूज़ कर चुके हैं, तो हमने इसको बोल दिया लेट अस कॉल इट इक्वेशन 4। ठीक है, सो ये हो गई अपनी इक्वेशन 4। सिमिलरली फ्रॉम द इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, मैं इक्वेशन 3 से, जो कि ये वाली इक्वेशन है, इसको मैं एक बार दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो ये हो गया m टाइम्स s1 प्लस s टाइम्स s12 इक्वल टू r24। ये अपनी इक्वेशन 3 थी, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 है, इसको हमको एक्सपेंड करना है। सो ये हो जाएगा m टाइम्स s1 प्लस s मल्टीप्लाइड बाय साइन θ1 प्लस θ2। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे फॉर्मूला को, तो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ θ1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ θ2 प्लस कॉस ऑफ θ1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ θ2, और ये हो जाएगा r24 के इक्वल। ठीक, अब वही करना है, जो s1 वाली टर्म्स है उनको सेपरेट कर लेना है। तो पहले पैरेंथेसिस के ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये जो s1 और c1 वाली टर्म्स हैं, इनको सेपरेट कर लेना है। सो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में हमने s1 को सेपरेट कर दिया। ठीक, सो क्या बचा? यहाँ पे बचा m और यहाँ पे बचा s टाइम्स c2। ठीक है, ये भी m प्लस s टाइम्स c2 है, और ये भी सेम टर्म बची है, और यहाँ पे बचा प्लस ये जो c1 है, इसको हमने कर लिया आउटसाइड, और क्या बचा हमारे पास? s टाइम्स s2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय c1 दैट इज इक्वल टू r24। इसको हमने बोल दिया लेट अस कॉल इट इक्वेशन 5। ठीक है, सो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, और हमारे पे दो वेरिएबल्स हैं। अगर c1 को एक वेरिएबल बोल दें और s1 को दूसरा वेरिएबल, सो वी कैन जस्ट सॉल्व फॉर c1 एंड s1। इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैं बहुत बार ऑलरेडी करा चुका हूँ इनवर्स काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स में, सो आप वहीं से प्रोसीजर देख लेना। ठीक है, आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। सो ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मैं आपको एक दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ इसका, एक सेकंड मेथड ऑफ राइटिंग दी सॉल्यूशन, वो है सब्स्टिट्यूशन का। बिकॉज आपको जितने ज़्यादा पॉसिबल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, सो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो हमको पता ही है कैसे निकालना है। लेट अस नाउ ट्राई टू लर्न अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज बहुत सारे ऑथर्स ये सब्स्टिट्यूशन की पावरफुल टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये जो अपनी टर्म है m प्लस एस टाइम c2, ये वाली टर्म, इसको हमने बोल दिया रो कॉस फाई। सो लेट मी जस्ट राइट लेट m प्लस एस टाइम c2, ये जो टर्म रिपीट हो रही है, इसको हमने बोल दिया रो कॉस फाई। ठीक है, अभी बताऊंगा फाई और रो क्या चीज़ है। सिमिलरली हमने एज्यूम करा जो सेकंड पैरामीटर रिपीट हो रहा है s टाइम्स s2, सो दिस इज s मल्टीप्लाइड बाय s2, तो इसको हमने बोल दिया रो टाइम्स साइन फाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बहुत सारे ऑथर्स ये आपको यूज़ करते हुए मिलेगा। दैट इज़ वाई मैंने सोचा यहाँ पे ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको बता दिया जाए। ठीक है, सो ये जो पैरामीटर्स रिपीट होते हैं, ये इसको हमने बोल दिया रो कॉस फाई, और ये जो पैरामीटर है इसको बोल दिया रो साइन फाई। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर रो जो है, अगर आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे, तो यहाँ से रो की वैल्यू आपको क्या आएगी? रो विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट पैरामीटर स्क्वायर प्लस सेकंड पैरामीटर स्क्वायर। ये जो फर्स्ट पैरामीटर है इसका स्क्वायर और सेकंड पैरामीटर का स्क्वायर। ठीक है, सो ये तो हो गई रो की वैल्यू। अब देखो, हम इससे पहले हमारे पास m को भी पता है, हमें हमारे को s की वैल्यू भी पता है, c2 की वैल्यू भी पता है, बिकॉज हमने प्रीवियस स्टेप में θ2 फाइंड करा है। तो ये पूरा पैरामीटर हमको पता है। सिमिलरली s तो लिंक लेंथ है, ये भी हमें पता है, और हमने θ2 कैलकुलेट करा है। सो वी आर इन अ पोजिशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s2, सो ये भी हमें पता है। So we can say that the value of rho is completely known by this time. The value of rho is completely known. So rho एक constant है। ठीक, so हमने इस large expression को एक constant से substitute कर दिया।
सो जो एक्सप्रेशन हो जाएंगे थोड़े से ईजी हो जाएंगे। सिमिलरली फाई क्या हो जाएगा, सिमिलरली फाई क्या है अपना, फाई इज 8 n2। अगर आप साइन वाली टर्म को कॉस वाली टर्म से डिवाइड करो, सो यू विल गेट द रेशियो ऑफ दिस एज द न्यूमरेटर एंड दिस थिंग एज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फाई को एक एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फाई इज इक्वल टू 8 n2। हमें पता होता है सबसे पहले यहाँ पे साइन वाली टर्म होती है, उसके बाद कॉस वाली टर्म होती है, ठीक है। सो साइन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, ये जो साइन वाली टर्म है जब आप इसे डिवाइड करोगे सो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। साइन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये वाली टर्म। सो एस मल्टीप्लाइड बाय S2, और अगर आप रो को इस साइड भेजोगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो ये डिवाइड बाय रो, ठीक। कॉस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, कॉस के कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म है m प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय C2। और जब कॉस थीटा लेना है, सो ये जो रो है इसको आप डिवाइड करोगे, सो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड बाय रो, ठीक है। यहाँ से हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट फाई इज ऑल्सो completely known to us. So phi is also a constant because यहाँ पे s हमें पता है, θ2 sin θ2 हमें पता है, और रो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज नोन टू अस। सिमिलरली m की वैल्यू हमें पता है, s की वैल्यू हमें पता है, और c2 और रो की वैल्यू हमें पता है। सो दिस पैरामीटर इज ऑल्सो नोन टू अस, देयरफॉर हम फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को रिड्यूस कर देना इन टर्म्स ऑफ रो एंड फाई, ठीक है। सो इस वाली पूरी टर्म की जगह हम लिखेंगे रो कॉस फाई। तो हमें अपनी इक्वेशन में और नेक्स्ट पेज पे ये वाला स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। सो ठीक है, ये अपनी इक्वेशन 4 हो गई, मैंने डायरेक्टली कॉपी कर दिया है, ठीक। सो इक्वेशन 4 में ये वाली टर्म है, इसको हम रिड्यूस करेंगे m प्लस एस टाइम C2। ये क्या था, इसको हमने एज्यूम करा था रो कॉस फाई। सो मैंने इसको बोल दिया रो कॉस फाई, एंड ये C1 ऐसा ही रहेगा, माइनस ये क्या था, ये था अपना रो साइन फाई। यहाँ पे रो और फाई दोनों कांस्टेंट हैं, ओनली वेरिएबल इज दिस एंड दिस, ये दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है। सो दिस इज R14। सो इसको बोल दो, लेट अस कॉल इट इक्वेशन 6। सिमिलरली ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये इक्वेशन 5 थी ओरिजिनली, ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू रो कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाय S1 प्लस ये जो टर्म है ये थी रो साइन फाई मल्टीप्लाइड बाय C1 इक्वल टू R24, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हमने रिड्यूस कर दिया इनटू इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 रिस्पेक्टिवली। सो ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन 6 आई इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ये जो रो है ये यहाँ भी है कॉमन और यहाँ भी कॉमन है, सो रो हमने कॉमन निकाल लिया, कॉस फाई बचा, सही है, ठीक है। सो इसको मैंने C5 लिख दिया, क्या बचा C1 माइनस साइन फाई, सो इसको शॉर्ट में लिख दिया S5 मल्टीप्लाइड बाय साइन θ1 इक्वल टू R14। सो ये क्या हो गया, रो टाइम्स, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहाँ ए की वैल्यू है फाई प्लस बी कितना है अपना θ1, ठीक है। सो ये क्या हो गया, रो टाइम्स कॉस ऑफ फाई प्लस θ1 दैट इज इक्वल टू R14। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ फाई प्लस θ1 इक्वल टू R14 ये वाली टर्म, और ये जो रो है जो कांस्टेंट है जिसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। सो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, और लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 8। सो ये हो गई अपनी इक्वेशन 8। सेम अप्रोच करनी है हमें नीचे वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 7 में, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये रो और रो कॉमन है, ये कॉमन आ गया, ठीक। क्या बचा, यहाँ पे बचा कॉस फाई साइन θ1 प्लस साइन फाई
cos थीटा 1 दैट इज इक्वल टू R24, ठीक है। सो ये रो ऐसा ही रहेगा। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो ये किसका फॉर्मूला बना, ये हमारा फॉर्मूला बना, ये है अपना साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी, जहाँ पे ए है हमारा थीटा 1 प्लस बी है हमारा फाई। सो ये अगेन साइन ऑफ थीटा 1 प्लस फाई बन गया, दैट इज इक्वल टू R24, ठीक। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ फाई प्लस थीटा 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फाई प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू R24, ये जो रो है ये डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रो। सो इसको हमने बोल दिया, लेट अस कॉल इट इक्वेशन 9। अब हमारे पे मेन इक्वेशन क्या बची, इनको हमने सिंप्लीफाई करा है। एक इक्वेशन 8 है और एक है हमारी इक्वेशन 9, ठीक है। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। सो नाउ वी हैव टू यूज द 8 and 2 फंक्शन इन द इक्वेशन 8 and 9, ठीक। सो अपनी जो इक्वेशन 9 है, सो मैं लिखता हूँ डिवाइड करना है हमको इक्वेशन 9 को बाय इक्वेशन 8, ठीक है। सो इसको डिवाइड करने से हमें ये मिलेगा। सबसे पहले इक्वेशन 9 लिख दी, साइन ऑफ फाई प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू R24 डिवाइडेड बाय रो, ठीक। ये इक्वेशन 9 हो गई। इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 8 से। इक्वेशन 8 क्या थी हमारी, इक्वेशन 8 थी कॉस वाली, ठीक। सो कॉस ऑफ फाई प्लस थीटा 1, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ फाई प्लस थीटा 1, और यहाँ पे जब आप इसे डिवाइड करोगे, सो ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करोगे सो ये हो जाएगा R14 डिवाइडेड बाय रो, ठीक। यहाँ से आया ये R14 डिवाइडेड बाय रो। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब देखो हमारे पे साइन और कॉस का रेशियो है इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स, और ये भी हमारे पे कम्प्लीटली नोन है। दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली नोन, देयरफॉर अगर मैं 8 and 2 फंक्शन लगाऊं, सो यहाँ से मैं फाई प्लस थीटा 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फाई प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 8 and 2। फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो साइन के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होगा, तो साइन थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कंपोनेंट है R24 डिवाइडेड बाय रो। जो सेकंड पैरामीटर है वो कॉस का कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। सो दिस इज द कंपोनेंट दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉस कंपोनेंट। सो ये हो जाएगा R14 डिवाइडेड बाय रो, ठीक। सो यहाँ से हम अपने फाई प्लस थीटा 1 की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक। सो यहाँ से आई कैन जस्ट राइट थीटा 1 टू बी इक्वल टू 8 and 2 R24 over phi over rho minus R14 डिवाइडेड बाय रो माइनस फाई, ठीक। और फाई की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, देयरफॉर हम अपने थीटा 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थीटा 1, और मैं फाई का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाई। सो ये जो फाई है इसका एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन रो, और रो का एक्सप्रेशन मैं आपको अभी शो कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया अपने रो का एक्सप्रेशन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रो एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाई, देयरफॉर हमने अपने थीटा 1 को कैलकुलेट कर लिया है। सो ओनली एंगल रिमेनिंग इज थीटा 4। सो अब हम अपने स्टेप 4 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम थीटा 4 की कैलकुलेशन करेंगे। इससे पहले हमने थीटा 1 कंप्यूट कर लिया है, थीटा 2 कंप्यूट कर लिया है, और D3 की वैल्यू भी हमने कंप्यूट कर ली है। सो ओनली जॉइंट वेरिएबल दैट इज रिमेनिंग इज थीटा 4, ठीक है। सो इसके लिए हमें एलिमेंट 1,1 एंड 2,1 को कंपेयर करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन। सो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये अपनी मैट्रिक्स इक्वेशन है, यहाँ पे दिस इज द एलिमेंट 1,1, ठीक है। सो ये एलिमेंट 1,1 है, दिस इज इक्वल टू C124 बार। 124 बार का मतलब है कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 4। सिमिलरली ये जो S124 है ये हो जाएगा एलिमेंट R21 के बराबर। S124 का मतलब है साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 4,
ठीक है। सो ये हो गया R11, ये हो गया R12, इन दोनों को अभी राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। सो जब मैंने एलिमेंट 1,1 को कंपेयर करा बोथ द साइड्स पे, तो मेरे को मिला C124 बार। ये किसके बराबर है? ये बराबर है R11 के। ठीक। सिमिलरली हमारा जो S124 है, S124 बार, ये किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू R21। देयरफॉर हमारे पे साइन वाली टर्म है और कॉस वाली टर्म है, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है। सो अभी इक्वेशन ये कौन से नंबर की होगी? आई थिंक ये हो जाएगी इक्वेशन 10 और ये हो जाएगी इक्वेशन 11। ठीक। सो आपको क्या करना है, इक्वेशन 11 डिवाइड बाय इक्वेशन 10। अब मैं सारे स्टेप लिख रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि ऐसे इक्वेशन डिवाइड करके दिखानी है। आप तो जब इसे कंप्यूटर्स की हेल्प से सॉल्व करोगे तो यू जस्ट हैव टू राइट दी कंप्यूटर कोड। यहाँ पे मैं इसलिए सारे स्टेप लिख रहा हूँ बिकॉज सारे स्टूडेंट्स को कई बार समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। सो ये सबसे पहले इक्वेशन 11 हो गई, S124 बार। इसको जब आप इक्वेशन 10 से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में कॉस वाली टर्म आ जाएगी, कॉस 124 बार, दैट इज इक्वल टू R21 डिवाइडेड बाय R11। ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम a tan 2 फंक्शन लगाएंगे, तो यहाँ से मेरे को सिंपली मिल जाएगा θ1 प्लस θ2 माइनस θ4 की वैल्यू। दिस इज इक्वल टू a tan 2 फंक्शन। फर्स्ट पैरामीटर में साइन ऑफ द एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट लिखते हैं रेशियो में। तो साइन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है? R21। सो यहाँ पे आ जाएगी R21। जो सेकंड पैरामीटर होता है वहाँ पे कॉस ऑफ द एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखते हैं। सो कॉस के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है? दिस इज R11। ठीक है। सो यहाँ से हम अपने θ1 प्लस θ2 माइनस θ4 की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। देयरफॉर अगर मेरे को θ4 चाहिए, सो θ4 इज इक्वल टू, सिंपल यहाँ पे अलजेब्रा यूज़ करना है। θ1 भी हमें पता है, θ2 भी हमें पता है, और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी हमें पता है। ओनली मिसिंग पार्ट इज θ4। सो θ4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज θ1 प्लस θ2 माइनस a tan 2 R21 R11। ठीक। सो यहाँ से हम अपने θ4 की वैल्यू भी कंप्यूट कर सकते हैं। सो ये हो गया अपना एक्सप्रेशन θ4 का। सो इस तरीके से हमने अपने स्कारा रोबोट की इनवर्स काइनेमेटिक्स को फाइंड आउट कर लिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और अगले वीडियो में हम लोग इसी स्कारा रोबोट की जो इनवर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशंस की इक्वेशंस हैं, इनको यूज़ करके वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल से मेरा मतलब है ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स होता है जो कि आर की टर्म्स में गिवन होता है, यहाँ पे हम आर की वैल्यू ना लेके हम इसे एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो वहाँ पे आपको एक फाइनाइट वैल्यू के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू derive or solve the inverse kinematics of the Scala robot from a numerical data point of view.